रविवार 9 जून 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इचोली थाने की रेंज में आए हुए गांव धनपुर में पूरे गांव में ऐसा शोर मच रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरे गांव के लोग मरे हुए लड़के के घर पर पहुंच गए। घटना के बारे में डिटेल में बात करने से पहले रिलेटेड कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जय भगवान यादव 7 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। वो अपने पिता और दादा की बहुत सारी जमीन के मालिक थे, इसलिए वो गांव के 3 सबसे अमीर परिवारों में से एक था। जय भगवान के 2 बेटे थे। छोटे बेटे दालचंद ने आर्मी ज्वाइन की। प्रेजेंट में वो मेरठ कंटेनमेंट एरिया में तैनात है। वो अभी तक कुंवारा था। बड़ा बेटा गोपाल यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करता है। वो प्रेजेंट में सहारनपुर के गंगोह पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर है। जय भगवान ने गोपाल की शादी अपनी ही जाति की लड़की से करवाई थी। गोपाल की पत्नी का नाम सुप्रभा है। उनकी 8 साल की बेटी खुशी और 6 साल का बेटा पुनीत है। गोपाल यादव अपनी पोस्टिंग के मुताबिक अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन छुट्टियों के दौरान सुप्रभा अपने बच्चों के साथ धनपुर आती थी। सुप्रभा की अपनी सास से खूब बनती थी। फिलहाल खुशी और पुनीत यहीं थे। दादा दादी के राज में बच्चे खूब मौज मस्ती करते थे। रविवार 9 जून 2024 की सुबह 7 बजे पुनीत दूध पीने के बाद बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भागा। वो 8 बजे तक वापस नहीं आया तो दादा जय भगवान उसे ढूंढने निकले। दूसरे बच्चों को पूछा, लेकिन किसी ने भी पुनीत को नहीं देखा। अब वो परेशान हो गया। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी पुनीत के बारे में पता नहीं था। जय भगवान ने घर आकर सबको बताया तो सभी परेशान हो गए। जय भगवान की खेती बहुत बड़ी थी। उनके खेत में परमानेंट मजदूर के तौर पर काम करने वाला टीटू यादव उस समय अपने घर में था। 8:30 बजे टीटू का 8 साल का बेटा हाथ में एक चिट्ठी लेकर आया। उसके साथ उसकी माँ और टीटू यादव की पत्नी सुमन भी आई थी। दादा, ये चिट्ठी कल शाम मेरे घर के चबूतरे के पास एक लड़के ने छोड़ी थी, सुमन ने कहा तो जय भगवान ने चिट्ठी पढ़ी। नोटबुक के कागज पर लिखी चिट्ठी में वर्ड तो नहीं थे, लेकिन जैसे अंगारे हो। उसे पढ़ते समय उसके माथे पर पसीना आ गया और वो कांपने लगा। अगर आप अपने पोते को जिंदा वापस लाना चाहते हैं तो बिना किसी को बताए 50 लाख कैश तैयार रखें। पैसा कहाँ पहुँचाना है इसकी इंफॉर्मेशन 2 दिन के अंदर आपको अपनी छत पर पड़ी चिट्ठी से मिल जाएगी। बेटे की कीमत पैसे से बढ़कर है, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करने की बेवकूफ़ी मत करना। हम आपकी हर हरकत पर सीसीटीवी की तरह नजर रख रहे हैं। 50 लाख या पोता, तुम्हें तय करना है। जय भगवान यादव ने धमकी से डरे बिना तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। इतनी देर में तो गांव वालों को भी बात पता चल गई। सब गांव वाले उनके घर पर आ गए। छोटा पुनीत पूरे गांव का लाडला था, इसलिए पुलिस की टीम के साथ साथ गांव वालों का एक ग्रुप भी पुनीत को ढूंढने निकल पड़ा। गांव में ढूंढने के बाद सभी लोग गांव से बाहर खेतों की ओर भागे। आधे लोग सड़क की दाईं ओर और आधे लोग सड़क की बाईं ओर खेतों में ढूंढने लगे। जय भगवान के घर से 500 मीटर दूर एक गन्ने के खेत में एक गांव वाले की नजर पड़ी। वो चिल्लाया तो पुलिस टीम के साथ पूरी भीड़ वहां पहुंच गई। गन्ने के खेत के बीच 6 साल के मासूम पुनीत की लाश की हालत खौफनाक थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो चिल्ला ना सके, इसलिए उसके मुंह में गन्ने का डंडा ठूस दिया गया था। बगल में पड़े दूसरे गन्ने का एक छोर मांस और खून से सना हुआ था, जिससे पुनीत की दाहिनी आंख फोड़ी गई थी। जिस कपड़े से उसकी गर्दन दबाई गई थी वो दुपट्टे जैसा कपड़ा भी लाश के पास ही पड़ा हुआ था। खतरनाक गुस्से के साथ गांव के लोग बेकाबू हो गए। इस मासूम बच्चे की इतनी भयानक क्रूरता से मारने वाले हत्यारे को पकड़ने की मांग के साथ उन्होंने जमकर हंगामा किया और पुलिस को लाश नहीं उठाने दी। पूरा गांव वहां आ गया था और लोगों का हंगामा इतना जबरदस्त था कि पुलिस टीम ने तुरंत आईजी को बुलाया। गांव के मुखिया का पोता और हेड कांस्टेबल के बेटे की हत्या का मामला था और गांव वाले गुस्से में बैठे थे। गांव में भी तनाव था। इसके चलते सिचुएशन को संभालने के लिए आईजी रोहित सिंह सजवाण ने आसपास के 5 पुलिस स्टेशनों की टीम बुलाई और खुद भी धनपुर पहुंचे। उन्होंने गुस्से से बैठे गांव वालों को भरोसा दिलाया कि हम हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और कड़ी सजा देंगे। उनके समझाने के आधे घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे गांव वाले माने। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये खबर सुनकर पुनीत की मां सुप्रभा बेहोश हो गई।
सुप्रभा की बहन सुनीता पड़ोस के गांव में रहती थी। पुनीत के लापता होने की खबर सुनकर वो अपने पति के साथ वहां आई। हत्या की खबर सुनकर वो रो रही थी। कल दोपहर को उन्होंने फोन कर खुशी और पुनीत से बात की। तभी पुनीत ने उससे कहा कि आंटी, मैं और खुशी आपके घर आना चाहते हैं, आप आकर हमें ले जाइए। वह उस बात को याद करके रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, अगर कल आकर ले जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इन दोनों बहनों की देखभाल के लिए पड़ोस की महिलाएं साथ रहती थी। आईजी रोहित सिंह संजवान ने जय भगवान यादव को संभाला और उस बुजुर्ग से पूछा कि आपको किसी पर शक है। उस समय जय भगवान ने कहा था कि हमारे पिता की जमीन को लेकर मेरे भाई चरण सिंह से अनबन हो गई थी। चरण सिंह तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनका बेटा मनोज हमसे दुश्मनी रखता है। उसने कोर्ट में केस भी कर रखा है और 10 दिन पहले उसने यहाँ आकर मुझसे झगड़ा कर धमकी दी थी। मुझे शक है कि यह गंदा काम मेरे भतीजे मनोज ने किया है। उसने हमें गुमराह करने के लिए 50 लाख की मांग की। आईजी ने वो चिट्ठी देखी और पूछा कि यह आपके पास कैसे आई। जय भगवान ने सुमन का नाम बताया तो आईजी ने उसे बुलाकर पूछा तो सुमन ने बताया कि कल शाम को एक लड़का दादाजी के घर के पास टेबल पर यह चिट्ठी छोड़ गया था। उस टाइम चालाक आईजी ने सोचा कि अपहरण तो आज हुआ और इसके अगले दिन कोई इस तरह चिट्ठी क्यों भेजेगा, वो भी नोटबुक से पन्ना फाड़कर। उसे सीधे तौर पर सुमन पर शक हुआ। पुलिस टीम ने तुरंत सुमन के घर की तलाशी ली तो उन्हें वो नोटबुक मिल गई जिसका यह पन्ना फाड़ा गया था। पुलिस ने तुरंत सुमन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सुमन और उसके पति टीटू यादव की कहानी भी अजीब है। टीटू यादव के पिता रामपाल यादव के पास काफी जमीन थी। रामपाल के 5 बेटे थे। रामपाल की मौत के बाद पांचों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ और सभी को अच्छी रकम मिली। बाकी 3 भाई दूसरे गांव में रहने चले गए थे। 2 भाई टीटू और राजू धनपुर में ही रहते थे। शराब और गलत कारोबार की आदत के कारण उसने सारे पैसे उड़ा दिए और जय भगवान के वहां मजदूरी शुरू कर दी। सुमन की पहली शादी दिल्ली में हुई थी, लेकिन सुमन की शराब पीने की आदत के कारण उसके पति ने 2 महीने में ही उसे छोड़ दिया। यहाँ वापस आकर उसने टीटू के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की। सुमन की बहन पूजा भी शराब की आदी थी। उसकी शादी इसी गांव में दीपक नाम के लड़के से हुई थी, लेकिन दीपक ने उसके चरित्रहीन स्वभाव को पहचान कर 1.5 महीने में ही उसे तलाक दे दिया। उसने राजू से शादी की थी। इस तरह इन दोनों भाइयों को कोई लड़की नहीं दे रहा था और उन दोनों बहनों से कोई शादी नहीं कर रहा था। इस तरह इन दोनों बहनों की शादी उन दोनों भाइयों से हुई। चारों को नशे की लत थी, इसलिए कोई किसी को नहीं रोकता था। चारों जय भगवान के वहां खेत में मजदूरी करके जीवन बिता रहे थे। सुमन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पुलिस की कड़ी पूछताछ से बच सके। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले मुझे एक जरूरी काम के लिए 10,000 रुपये की जरूरत थी। हमारे लिए तो जय भगवान ही आसरा थे, इसलिए मैं उनके पास गई और 10,000 रुपये उधार मांगे। उन्होंने मेरी शराब पीने की आदत की बुराई की और कहा कि तुम ये पैसे शराब में उड़ा दोगी। जब दादा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो मैं वहीं खड़ी होकर उनसे विनती करने लगी। उस समय गांव का सुथार उनके पास आया और उसने दादा से 15,000 रुपये उधार मांगे। मेरी मौजूदगी में दादा ने अलमारी खोली और उसे 15,000 रुपये दे दिए। यह देखकर मेरा खून खौल गया और इस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने दादा के पोते को मारने का फैसला किया। बदले की आग में मैं होश खो बैठी। किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए मैंने फिरौती की फर्जी चिट्ठी लिखकर उन्हें दी, लेकिन वो मेरी गलती थी। सुबह पुनीत बाहर खेलता हुआ मेरे घर के पास आया। उस वक्त आसपास कोई नहीं था। मैंने अपनी बहन पूजा को भी साथ ले लिया। पुनीत को हमने कहा कि हम लोग खेत में लगे ट्यूबवेल पर नहाने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, तुम साथ चलोगे? वो तुरंत तैयार हो गया। खेत में ले जाकर मैंने उसके हाथ पैर बांध दिए। वो चिल्लाने लगा तो हमने उसके मुंह में गन्ना डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। मैं बदले की आग में इतना जल रही थी कि मुझे होश ही नहीं रहा। मुझे अब इसका पछतावा है, लेकिन उस समय उसकी आंखें फोड़ते समय या उसका गला दबाते समय भी मेरे हाथ नहीं कांपे। हालांकि सुमन, टीटू और पूजा को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। पुनीत की मां सुप्रभा की हालत खराब थी। इसके चलते सभी ने पोस्टमार्टम के बाद रात में पुनीत की लाश को घर लाना सही नहीं समझा और सभी लोग गंगानगर में एक रिश्तेदार के वहां लाश के साथ रुक गए और सुबह लाश को लेकर धनपुर आ गए। पूरे गांव में मातम का माहौल था।
पुनीत की अंतिम यात्रा में पूरे धनपुर गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। सिचुएशन को देखते हुए आईजी ने 4 पुलिस स्टेशनों के स्टाफ को यहां बुला लिया और ट्रैफिक आईजी राघवेंद्र मिश्रा को भी उनकी टीम के साथ बुला लिया। शमशान घाट में जब जय भगवान के पोते को अग्नि दी गई तो सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। दाह संस्कार के बाद जय भगवान ने आईजी रोहित सिंह सजवाण को बताया कि सुमन ने कबूल कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी शक है। इतने सालों से सुमन के घर का चूल्हा हमारी तनख्वाह से ही चल रहा है। ऐसे में सुमन सिर्फ 10,000 रुपये के लिए ऐसा काम करेगी? यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरा भतीजा मनोज हमें दुश्मन मानता है और हमारे बीच जमीन का विवाद है, इसलिए 100% उसने सुमन को मोटी रकम का लालच दिया होगा और उससे ये गंदा काम करवाया होगा। कृपया मेरी शिकायत पर ध्यान दें। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या किसने की, क्यों की, जांच जारी है और जो भी सबूत मिलेंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच गोपाल और सुप्रभा की आंखों के सामने जितनी बार भी पुनीत का चेहरा घूमेगा, उनकी आंखें बरसती रहेंगी।